गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पैरासिटोलॉजी में हम लोगों ने ट्रिपेनोसोमा, लिस्मानिया और जियार्डिया को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने निमेटोड पैरासाइट्स के रूप में, फाइलेरियल वर्म के रूप में हम लोगों ने बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के विषय में भी डिस्कस किया है। अगर हम यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड में सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर एंड पेस्ट के अंतर्गत सबसे पहले पीड़क, जिसको हम पेस्ट ऑफ पैडी के रूप में जानते हैं, जिसको हम लेप्टोकोरेसा वेरिकॉर्निस कहते हैं बच्चों, उनके विषय में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम दूसरे पीड़क के विषय में बात करेंगे जो हमारे एक ऐसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप को इफेक्टेड करता है, एक ऐसे नगदी फसल को नुकसान पहुंचाता है जो हमारे किसानों के लिए बहुत ही अमूल्य होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से उनके इकोनॉमी से जुड़ा होता है, उनके आर्थिक रूप से जुड़ा होता है बच्चों। तो आज आइए हम लोग इस वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे पेस्ट ऑफ शुगर केन के विषय में, जिसको हम पारिल्ला परपेसिल्ला कहते हैं, जिसका नाम शुगर केन लीफ होपर भी है बच्चों। बहुत प्रकार के ऐसे कीट हैं, बहुत ऐसे प्रकार के पीड़क हैं जो हमारे गन्ने के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हीं में से केवल एक ऐसा पीड़क भी है जो शुगर केन लीफ होपर के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं कि हमारे जो किसान मित्र हैं उनके गन्ने के फसल को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, असर डालते हैं और प्रभाव डालते हैं। आइए बात करते हैं इनके विषय में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सिस्टमेटिक पोजीशन के विषय में कि ये जिनका जो एक प्रकार का जो एक्सिस्टेंस है, एक प्रकार की जो स्थिति है, वो हमारे साइंस में हमारे एनिमल्स के बीच में कहाँ इनको एग्जिस्ट किया गया है, ये किससे बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से, किस क्लास से, किस ऑर्डर्स, किस फैमिली से। आइए पहले हम इनके सिस्टमेटिक पोजीशन को जान लेते हैं। तो बच्चों, ये जिस फाइलम के अंतर्गत रखे गए हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आपको पता है कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, वो आर्थ्रोपोडा से ही बिलोंग करते हैं। तो इनका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्लास इनका इंसेक्टा है। इंसेक्टा क्लास बच्चों इस पूरी दुनिया का, अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट क्लास के रूप में हम किसको जानते हैं, सबसे लार्जेस्ट क्लास के रूप में हम इंसेक्टा को जानते हैं। और सबसे लार्जेस्ट फाइलम में भी हम लोग आर्थ्रोपोडा को ही जानते हैं। ठीक, तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसका क्लास इंसेक्टा होता है और ऑर्डर इनका हेमिप्टेरा होता है। एक बार फिर आपको रिमार्क करते हैं हम, एक बार फिर आपको रिव्यू कराते हैं कि बच्चों हेमिप्टेरा के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्या होता है? इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट देखने को मिलता है, क्योंकि अपने नुकीले माउथ पार्ट की सहायता से ये सेल सैप को चूसते हैं, अर्थात जो फसलों के जूस होते हैं, जो उनके सैप होते हैं, उनको ये चूसने का काम करते हैं। तो चूसने के लिए नेचर ने इनके माउथ पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया है और उसको हम पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट कहते हैं। उसी के माध्यम से सेल सैप को चूसने का काम करते हैं। और बच्चों, एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि हेमिप्टेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ट्रू बग कहे जाते हैं और इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल जो होता है क्या होता है, एक से निम्फ से अडल्ट में पूरा होता है। ठीक, अर्थात इनका शॉर्ट लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, इसलिए इनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हम कह सकते हैं। फैमिली अगर देखें बच्चों तो इनका फैमिली जो होता है वो फलगोरडी होता है। जीनस इनका पारिल्ला है और स्पीसीज परपेसिल्ला है, जिसको हम शुगर केन लीफ होपर के नाम से जानते हैं। आइए अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, इनका वितरण जो है ये कहाँ कहाँ है, तो बच्चों अगर हम ये बात करें तो पूर्ण रूप से ये कास्मोपोलाइटन होते हैं, अर्थात फाउंड एवरीवेयर, ये पूरे वर्ल्ड में सब जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम अमूमन ये देखें कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, तो पारिल्ला परपेसिल्ला इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा एंड थाईलैंड। अगर हम यहाँ देखें बच्चों वर्ल्ड लेवल में तो ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और थाईलैंड तक फैले होते हैं। ठीक बच्चों, अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो ये जो पारिल्ला परपेसिल्ला है ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और थाईलैंड तक पाए जाते हैं। अगर आइए हम बात कर लेते हैं इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ इंडिया में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं हमारे किसान मित्रों को जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से गन्ने के फसल को प्रभावित करेंगे। इन इंडिया दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिहार, पंजाब, उड़ीसा, नागपुर एंड उत्तर प्रदेश। अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इनका संक्रमण जिन प्रदेशों में देखने को मिलता है उसमें कौन है, बिहार है, पंजाब है, उड़ीसा, नागपुर और उत्तर प्रदेश, जहाँ गन्ने की खेती बहुतायत की जाती है।
अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ गन्ने की फसल होती है और वहाँ वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन उत्तर प्रदेश द पेस्ट हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एंड मेरठ डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश में बच्चों सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती हमारे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, मुजफ्फरनगर में की जाती है और मेरठ के डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो वहाँ के जो फसल है गन्ने के फसल बच्चों वो पूर्ण रूप से पारिला परकुशिला से प्रभावित होते हैं। ठीक, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें बच्चों तो वर्ल्ड लेवल पर कहाँ देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान में, वर्मा में, थाईलैंड में देखने को मिल रहा है। अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा बिहार, पंजाब, उड़ीसा, नागपुर, उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ जो जिले हैं बच्चों वो पूर्ण रूप से पारिला परकुशिला से प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ का जो हमारा नकदी फसल है जिसको हम शुगर केन कहते हैं, जिसको हम गन्ना कहते हैं बच्चों, वो हमारा फसल ज़्यादा बर्बाद होता है, ज़्यादा प्रभावित होता है। आइए अगर हम बात कर लें इनमें होस्ट प्लांट कौन है, किस पर ये अपना जीवन निर्वहन करते हैं बच्चों, तो द होस्ट प्लांट के विषय में हम बात करें तो द होस्ट प्लांट ऑफ दिस पेस्ट इज शुगर केन। मुख्यतः जो इनका होस्ट प्लांट होता है वो शुगर केन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सैक्रम ऑफिसिनेरम। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये गन्ने का फसल है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है बच्चों। गन्ने का फसल जब बहुत अच्छा लगा होता है तो किसान मित्र हमारे देखकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि ये बच्चों कहीं न कहीं नकदी फसल के रूप में जाना जाता है, कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। जो हमारे किसान मित्र होते हैं बच्चों वो अपने यूज में तो इसको कम लेते हैं, ये डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, मार्केट में इसको बेचते हैं, विपणन करते हैं और वहाँ से डायरेक्ट अपने इकोनॉमी को अर्न करते हैं, पैसे को अर्न करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये अगर आप देखेंगे तो राइस मिल जो होते हैं इनका चीनी बनाने में काम होता है, इनका गुड़ बनाने में काम होता है। तो बच्चों ये किसान जो होते हैं डायरेक्ट इसको नकदी फसल के रूप में इसको उगाते हैं, अपने यूज में तो कम, लेकिन ये अपने इकोनॉमी को, अपने आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों जो होता है, ये जो पेस्ट होता है जिसको हम पारिला परकुशिला कहते हैं, ये शुगर केन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, अर्थात इसका मेन होस्ट प्लांट जो होता है शुगर केन होता है, जिसको हम सैक्रम ऑफिसिनेरम कहते हैं। बट इट हैज़ आल्सो बीन अटैकिंग वीट, मेज, वीट, बाजरा, ओट, मेज एंड सरगम। तो ये क्या करते हैं बच्चों, इनका जो मुख्य प्लांट होता है, होस्ट प्लांट होता है वो शुगर केन होता है, ईख का फसल होता है। बस इसके बाद भी क्या बच्चों, अगर इनको हम वैकल्पिक व्यवस्था देखें, अल्टरनेटिव फॉर्म इनके जो होस्ट होते हैं वो कौन होते हैं, गेहूँ होता है, बाजरा होता है, ओट होता है, मेज, मक्का होता है और कुछ चारा, ऐसे भी फसल हैं जिनके ऊपर ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रूप से अर्थात अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में इनका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इनका मेन होस्ट प्लांट जो होता है वो क्या होता है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, जिसको हम शुगर केन कहते हैं, गन्ने का फसल कहते हैं। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करेंगे तो अल्टरनेटिव होस्ट के रूप में वीट, बाजरा, ओट, मेज और सरगम भी देखने को मिलता है। आइए बात करें इनके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कैसे आप देख कर ये पहचान पाएंगे कि ये जो पीड़क है वो शुगर केन लीफ होकर ही है। तो बात करते हैं, द अडल्ट पेस्ट इज ऑफ स्लाइटली येलो इन कलर, हैविंग लॉन्ग, स्टाउट एंड वीक इन फ्रंट ऑफ द हेड। जो अडल्ट पेस्ट होता है बच्चों ये क्या होता है, स्लाइटली येलो कलर का होता है और इसका जो मुख वाला पार्ट होता है बच्चों ये प्रोमिनेंट होता है। देखिए ये जो मुख वाला पार्ट है ये क्या होता है, एक बिग के रूप में, एक चोच के रूप में आगे की ओर, इनके हेड पार्ट से आगे की ओर क्या होता है, प्रोमिनेंट होता है, दिखाई देता है, आगे की ओर बढ़ा हुआ होता है। कैसा दिखता है, चोच के आकार का। जो आप अडल्ट देखेंगे तो ये चोच इसका आगे से निकला हुआ होता है, ठीक, और इस पर छोटे छोटे 2 आँख लगे होते हैं, रेड आइज लगे होते हैं। ठीक बच्चों, इसी पर इसका जो स्नाउट भाग है उसी पर देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, ये देखिए 2 आँखें इसमें लगी हुई हैं। ठीक, बॉडी लेंथ इज़ अबाउट 10 मिलीमीटर लॉन्ग। इनका जो बॉडी की लंबाई होती है बच्चों वो लगभग कितना होता है, 10 मिलीमीटर लंबे ये होते हैं। द हेड रीजन प्रोसेसेस स्नाउट विथ प्रोमिनेंट रेड आइज। जैसे मैंने बताया कि हेड पार्ट पर क्या होता है, एक उभरा हुआ 2 रेड आइज देखने को मिलता है। निम्फ आर ब्राउन इन कलर विथ 2 फीदरी फिलामेंट एट द एंड ऑफ द एब्डोमेन। इनका जो निम्फ होता है बच्चों, जो इसका लॉर्वल स्टेज होता है, जिसको हम निम्फ कहते हैं, ये ब्राउन कलर का होता है और इसके एब्डोमेन पार्ट से लगा हुआ 2 फीदरी अगर पंखे के आकार का फिलामेंट देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये 2 फिलामेंट हैं जो इसके एब्डोमेन से लगा हुआ है, ये इसका निम्फ है। तो इस निम्फ के एब्डोमेन पार्ट से 2 फीदर अर्थात पंखे के आकार का लगा हुआ फिलामेंट दिखाई देता है और ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं। ये बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, जब आप प्लांट को थोड़ा सा आप हिलाएंगे ना तो पूरा इधर से उधर भागते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, हर एक जगह देखने को मिलते हैं। पत्तियों के सरफेस आप देखेंगे तो उसके अंडे और निम्फ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उनके निचले सिरे पर देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने में इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। उस महीने में अगर आप देखेंगे ईख के फसल को देखिए तो उसमें आपको बहुत सारे इनके कीड़े देखने को मिल जाएंगे।
आइए लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इनका लाइफ साइकिल कैसे पूरा होता है बच्चों। तो एक बार में जो इनका जो ये पीडक है बच्चों, फीमेल पीडक क्या होती है, एक बार में 300 से 550 अंडे क्लस्टर्स के रूप में देती है। कैसे देती है बच्चों, क्लस्टर के रूप में, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये फिगर में, क्लस्टर के रूप में एक बार में ये 300 से 550 अंडे देती है, जो गर्मी के समय में लगभग 10 से 15 दिन में हैचिंग करके बाहर आ जाते हैं, निम्फ के रूप में बाहर आ जाएगा। इनका जो हैचिंग होता है बच्चों, अंडे से जब निम्फ लार्वा बाहर आएगा तो कितना समय लगता है, गर्मी के समय में 8 से 10 दिन लगता है, और ठंडी के समय बच्चों ये 3 से 4 सप्ताह का समय लेता है। क्यों, क्योंकि ठंडी के समय में डॉर्मेंट हो जाते हैं थोड़े से, और इनमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो गर्मी के समय में इनका जो हैचिंग होता है वो 10 दिन में हो जाता है, जबकि विंटर के समय में हैचिंग जो होता है 3 से 4 सप्ताह में होता है। इसके बाद ये क्या है बच्चों, आप ये देखिए, ये यही निम्फ लार्वा है। तो इनका जो 5 निम्फल स्टेज देखने को मिलेगा, इनमें 5 इंस्टार स्टेज देखने को मिलते हैं, और गर्मी के समय में ये इंस्टार स्टेज बच्चों, जो निम्फ के 5 इंस्टार स्टेज देखने को मिलते हैं, गर्मी के समय में लगभग 8 सप्ताह का समय लगता है, जबकि ठंडी के समय में 4 से 5 महीने का समय लग जाता है। तो निम्फ के जो 5 इंस्टार स्टेज हैं, जो निम्फल स्टेजेज होते हैं बच्चों, वो गर्मी के समय में 8 सप्ताह का, जबकि ठंडी के समय में 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। अब बच्चों अगर हम ये देखें निम्फ से अडल्ट बनने में कितना समय लगता है, तो गर्मी के समय में निम्फ से अडल्ट बनने में लगभग 27 से 52 दिन का समय लगता है, जबकि ठंडी के समय में लगभग 20 सप्ताह का समय लग सकता है। ठीक बच्चों, तो ये इनकी स्टेजेस हैं, अंडे से निम्फ बनना और निम्फ से अडल्ट बनना। इस प्रकार से इनमें 60 लाइफ पीरियड देखने को मिलता है, और इसको हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है बच्चों, ये हेमिप्टेरा वाले इंसेक्ट में देखने को मिलता है। ठीक, आइए इसके विषय में अगर हम यहाँ देखें, स्पीकर के माध्यम से आप देखिए, तो इसके 3 स्टेजेस दिखाई दे रही हैं। ये है इनका क्लस्टर्स के रूप में अंडा, और फिर इससे बनते हैं निम्फ, निम्फ से अडल्ट बनते हैं। बहुत सारे सेवरल इंस्टार स्टेज, निम्फल इंस्टार स्टेज देखने को मिलेंगे। लगभग 5 निम्फल इंस्टार स्टेज के साथ ये क्या करता है, निम्फ लार्वा इज कन्वर्टेड इनटू अडल्ट में। ठीक बच्चों, तो आइए इनके विषय में हम डीपली बात करते हैं। द फीमेल पेस्ट लेज 300 to 350 eggs ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द एग्स ऑफ द लिप्स। कहने का मतलब जो फीमेल पेस्ट है बच्चों, ये 300 से लगभग 550 अंडे जो गन्ने का पत्ता है बच्चों, गन्ने के पत्ते के निचले सरफेस पर, लोअर सरफेस पर ये अंडे देती है। कितना, 300 से 550 अंडे ये क्लस्टर्स के रूप में गन्ने के जो पत्ते होते हैं बच्चों, उनके निचले सतह पर देते हैं। द एग्स आर कवर्ड बाय अ वाइट मटेरियल सिक्रेटेड बाय द एनल डक्ट ऑफ द फीमेल। जो अंडा होता है बच्चों, फीमेल जो होती है वो अपने अंडे को देने के बाद उसके एनल डक्ट से एक स्पेशल वाइट मटेरियल सिक्रेट होता है, और उस वाइट मटेरियल से अपने अंडे को कवर कर देती है। किस लिए, फॉर द प्रिवेंशन फॉर द जर्क, अर्थात जर्क से बचने के लिए और किसी प्रीडेटर से बचाने के लिए बच्चों, वो जो फीमेल पीडक होती है वो क्या करती है, अपने अंडे को एक रुई के जैसे, अर्थात एक कॉपर जैसे कॉटन होता है, कॉटन के स्ट्रक्चर जैसा एक मटेरियल, वाइट मटेरियल सिक्रेट करती है, और उसी अंडे के ऊपर वो क्या कर देती है, लगा देती है, जिससे कोई भी प्रेडेटर इसको देख ना पाए, उसको आघात न करने पाए, और जर्क से इनको सुरक्षा मिले। ठीक बच्चों, तो ये इस प्रकार से कवर कर देती है। द एग्स हैज इनटू द निम्फ आफ्टर 2 वीक्स ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड इन समर। अंडे से हैचिंग करके निम्फ बच्चों लगभग 2 वीक्स में बाहर आ जाता है, अर्थात इंक्यूबेशन पीरियड में अगर हम देखें तो 2 सप्ताह में अंडा हैचिंग करके निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और एक किस सीजन में, समर के महीने में, गर्मी के महीने में। जैसा कि आप ये फिगर जो देख रहे हैं बच्चों, ये निम्फ का फिगर है। तो ये निम्फ फिगर देखिए, ये प्लांट से लगा हुआ है। ठीक, तो ये कितने 2 सप्ताह में अंडे से हैचिंग करके निम्फ में कन्वर्ट हो जाता है। द निम्फ फीड द सेल शेप ऑफ द लिप्स बाय देयर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इसमें जो निम्फ होता है ये भी एक्टिव होता है, अडल्ट भी एक्टिव होता है। तो निम्फ जो होता है ये सेल शेप का, अर्थात जो लीफ, जो सकुलेंट प्लांट के रूप में जो लीफ होता है बच्चों, गन्ने का लीफ, उसके सेल शेप को ये क्या करता है, सक करता है विद द हेल्प ऑफ द पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। इनका जो माउथ पार्ट होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत नुकीला होता है, उसी को चुभो कर ये क्या करते हैं, उनके सेल का, अर्थात सेल का जो शेप है उसके जूस को क्या करते हैं, ये सक कर डालते हैं। ठीक बच्चों, देयर आर 5 निम्फल इंस्टार स्टेज इन 8 वीक्स। इनमें जो होता है 5 निम्फल इंस्टार स्टेज देखने को मिलता है, और ये ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, 8 सप्ताह में अपनी 5 अवस्थाएं बदलते हैं। निम्फ 8 सप्ताह में अपनी 5 अवस्थाएं बदलते हैं, और इन अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, निम्फल इंस्टार स्टेज कहते हैं। ठीक बच्चों, आफ्टर 5 मोल्चिंग द निम्फ बिकम अडल्ट। 5 मोल्चिंग करने के बाद, अर्थात 5 बार ये अपने बॉडी को बदलने के बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने बार, 5 मोल्चिंग करने के बाद निम्फ इज कन्वर्टेड इनटू अडल्ट वन।
द कंप्लीट लाइफ साइकिल इज़ ऑफ 40 to 60 डेज इन द मानसून सीजन। अगर हम इनके कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात करें, इनके पूरे जीवन अवधि की बात करें, तो ये लगभग 40 से 60 दिन में अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करते हैं। इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो 4 जनरेशन हैव रिकॉर्डेड फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर रिस्पेक्टिवली। अगर हम ये देखें कि तो इनका पूरा जीवन चक्र जो है बच्चों, अप्रैल से दिसंबर तक इनका प्रकोप होता है, तो अप्रैल से दिसंबर तक इनके 4 जनरेशन हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनका पूरा लाइफ साइकिल कितने दिन में कंप्लीट होता है, 40 से 60 दिन में कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से अप्रैल से अगर दिसंबर तक आप देखेंगे तो ये लगभग 4 जनरेशन अपना कंप्लीट करते हैं, है ना, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेजेस की। इनका डैमेज किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये डैमेज करते हैं, किस प्रकार से हमारे गन्ने के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आज आइए जानते हैं इनके। तो बोथ निम्फ एंड अडल्ट्स डैमेज द शुगर केन क्रॉप बाय सकिंग द सेल शेप ऑफ द सकुलेंट लीव्स एंड टर्न देम येलो। ये अपने क्या जो निम्फ होते हैं और अडल्ट दोनों क्या होते हैं बच्चों, शुगर केन को डैमेज करने का काम करते हैं। ये अपने पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट की सहायता से हमारे फसल की जो सेल हैं बच्चों, जो सेल सैप हैं, जो जूस हैं, उनको चूस डालते हैं, जिससे पत्तियां क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, अल्टीमेटली वो सूख कर गिर जाती हैं। This secretes large quantity of the honeydews on which the harmful fungus such as the black sooty mold grow that affects the photosynthesis of the plant. Thus the quality and quantity of sugar is affected. ये क्या करते हैं बच्चों, ये एक स्पेशल प्रकार का एक हनी ड्यूज सिक्रीट करते हैं अपने बॉडी से, और ये हनी ड्यूज क्या करता है, जैसे ही वो प्लांट पर पहुंच जाता है तो वो एक अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्ट करता है एक बहुत हार्मफुल फंगस को जिसका नाम है ब्लैक सूटी मोल्ड। और ये फंगस क्या करते हैं, आके उस प्लांट पर चिपक जाते हैं और जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को रोक देते हैं। जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया रुक जाती है तो प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से वो सूखने लगते हैं, जिससे उस फसल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों घट जाती है। जब ठीक से प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो उसकी क्वालिटी घट जाती है, क्वालिटी के साथ साथ उसकी मात्रा में भी प्रभाव पड़ता है, उसकी क्वांटिटी भी घट जाती है। तो ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो हमारे ये पीड़क होते हैं ये एक स्पेशल प्रकार का हनी ड्यूज का सिक्रेशन करते हैं, और ये हनी ड्यूज क्या करता है, एक अट्रैक्टेंट के रूप में काम करता है, एक किसको खींचने का काम करता है, अट्रैक्ट करता है एक बहुत ही हार्मफुल फंगस को जिसको हम ब्लैक सूटी मोल्ड कहते हैं। और ये ब्लैक सूटी मोल्ड जैसे ही प्लांट पर चिपक जाता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को रोक देगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो प्लांट का क्या होगा, क्वालिटी घट जाएगा, क्वांटिटी घट जाएगा, जिसकी वजह से हमारे किसान मित्रों के सीधे फसल पर प्रभाव पड़ता है और उसके इकॉनमी को प्रभावित करता है, हमारा आर्थिक हानि होता है। क्योंकि ये जो गन्ना का फसल है बच्चों, ये कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है, नकदी फसल के रूप में जाना जाता है, इसलिए हमारे भारत की इकॉनमी को, हमारे प्रदेश की इकॉनमी को पूर्ण रूप से प्रभावित करने का काम ये पीड़क करता है, जिसको हम पारिला परपेसिला कहते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं इसके कंट्रोल के विषय में, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने की 2 विधियां हैं, एक होता है केमिकल कंट्रोल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल के विषय में। तो पहले हम बात करेंगे स्प्रेइंग ऑफ 0.25% इंडोसल्फान इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर फसल हमारा प्रभावित हो रहा है उस समय अगर हम इंडोसल्फान को 0.25% की मात्रा से अगर हम छिड़काव करें तो वो हमारे जो पीड़क हैं बच्चों, पेस्ट हैं, उनको इरेडिकेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर हमको इरेडिकेट करना है, अगर पूर्ण रूप से हमको उससे बचाना है, उनके नुकसान से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.25% इंडोसल्फान का प्रयोग करके अगर हम स्प्रेइंग करेंगे, छिड़काव करेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाता है, इरेडिकेशन करने में हमको सहायता मिल जाता है। दूसरा है एल्ड्रिन इमल्सन ऑफ 0.35% मिक्सड विद द बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड केरोसिन आयल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप फॉर इरेडिकेशन ऑफ दिस पेस्ट। अर्थात एल्ड्रिन इमल्सन को अगर हम 0.3% की मात्रा में बेंजीन हेक्साक्लोराइड के साथ मिक्स करके केरोसिन आयल के साथ अगर हम छिड़काव करें तो भी हमारा फसल क्या होता है, इनके प्रकोप से बच सकता है। आइए अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के विषय में कि ऐसे कौन से बायोलॉजिकल मेथड हैं जिनका प्रयोग करके हम इनके नुकसान से बच सकते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग हाइपर पैरासाइट, अगर हम इनके ऊपर किसी ऐसे पैरासाइट का प्रयोग करें जो इनके अंडे को या इनके निम्फ को खाते हैं, है ना बच्चों, तो हाइपर पैरासाइट का प्रयोग करके भी हम इनके प्रकोप से बच सकते हैं। तो कौन है बच्चों, टेट्रास्टाइकस पायरिली। एक टेट्रास्टाइकस पायरिली है विच पैरासाइटाइज द एग्स ऑफ दिस पेस्ट। इस पेस्ट के एग को पैरासिटाइज करने के लिए, इस पेस्ट के एग को ख़त्म करने के लिए जो एक हमारा पैरासाइट है जिसको हम टेट्रास्टाइकस पायरिली कहते हैं, इसका प्रयोग करके भी हम इनके अटैक को क्या करते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा है बच्चों ड्राइनेस पायरिली। एक ड्राइनेस पायरिली है विच पैरासिटाइज द निम्फ।
अर्थात ये पेस्ट के निम्फ को पैरासिटाइज करने के लिए हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है ड्राइनेस पायरिल्ली। तो इसका भी प्रयोग करके हम इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल है बच्चों, जिसको हम मैकेनिकल कंट्रोल के रूप में समझ सकते हैं। उसमें होता है लाइट ट्रैपिंग करके। जैसे गन्ने का फसल जो हमारा प्रभावित होता है उसके बीच बीच में अगर हम लाइट का प्रयोग कर दें तो लाइट के प्रति जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी तरफ खींच कर चले आते हैं। और फिर क्या करें, हम लाइट के नीचे केरोसिन ऑयल अर्थात किसी बर्तन में केरोसिन ऑयल को अगर हम रख दें और उसके ऊपर से लाइट लगा दें तो रात के समय, ये रात के समय ज़्यादा किया जाता है, तो रात के समय जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो उस लाइट के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ आने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो किस में गिरेंगे, ऑयल्स में गिरेंगे, केरोसिन ऑयल्स में। तो इस प्रकार से जगह जगह पर जब हम लाइट ट्रैपिंग कर देते हैं तो उससे भी हमारे फसल का नुकसान जो होता है वो रुक जाता है। तो ये सब थे बच्चों हमारे कंट्रोल्स के रूप में, जिसमें हम बायोलॉजिकल कंट्रोल को बहुत अच्छे से जाना, मैकेनिकल कंट्रोल को बहुत अच्छे से जाना, साथ ही साथ केमिकल कंट्रोल को बहुत अच्छे से जान लिया है। इनका प्रभाव कैसे होता है, इनके नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं और किस प्रकार के होते हैं, इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनका क्या सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है, इस सब वीडियो इनके इस विषय में हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जान लिया है। तो उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा लेक्चर आपके लिए सुविधाजनक हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।